डियर स्टूडेंट्स, तो हमारा टॉपिक जो चल रहा है इसमें टर्पिनॉइड्स चल रहा है और टर्पिनॉइड्स में आज हम शुरू कर रहे हैं अपना पहला कंपाउंड। तो इससे पहले हम जनरल मेथड्स ऑफ स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन ऑफ कंपाउंड्स देख चुके हैं कि और मैंने आपको बताया भी था लास्ट वीडियो में कि जो भी जनरल मेथड्स हैं वही सारे मेथड्स हम हर कंपाउंड के लिए यूज करेंगे। तो अगर आपको जनरल मेथड्स याद होंगे ना, तो फिर आप इजीली किसी भी कंपाउंड में अगर आपको उसका स्ट्रक्चर पता होगा तो फिर आप उसके जनरल पॉइंट्स ना कॉन्स्टिट्यूशन अगर पूछा जाता है एग्जाम में, या स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन ऑफ पर्टिकुलर टर्पिनॉइड, कोई भी टर्पिनॉइड का नाम दे देंगे वो, और उसका स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन या फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दैट कंपाउंड, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो इसके लिए आपको अगर जनरल मेथड्स याद होंगे और कंपाउंड का स्ट्रक्चर पता होगा तो आप बहुत इजीली उसमें अपने हिसाब से लिख सकते हैं वहां पर। ठीक है, तो आज हम जो अपना पहला कंपाउंड ले रहे हैं दैट इज सिट्रल। ठीक, और इसका स्ट्रक्चर ना मैंने यहाँ साइड में बना रखा है, ऊपर कहीं जगह नहीं थी तो मैंने ये स्ट्रक्चर यहाँ बना दिया। ठीक, तो आप इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि इस वाले सिट्रल में जो है कितने कार्बन एटम है वो आप यहाँ पर काउंट कर सकते हैं कि हर, ये देखिए जैसे ये कार्बन एटम है, यहाँ पर कार्बन है, ये कार्बन है। तो इस तरह से आप इसके कार्बन एटम काउंट कर सकते हैं। उसी के अकॉर्डिंग आप हाइड्रोजन भी काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो जहां पर भी मैंने ये राउंड बना दिए हैं वो सब इसके कार्बन एटम्स हैं। तो इसमें कुल मिलाकर 10 कार्बन एटम्स होते हैं और 10 कार्बन एटम्स है, और फिर कितने हाइड्रोजन है वो आप काउंट कर सकते हैं। और ऑक्सीजन यहाँ पर हमें सिर्फ एक ही दिखाई दे रही है। तो जो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो होता है C10H16O। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर ना आप ऊपर बना लीजिए, जब भी आप अपना नोट्स बनाएंगे तो सिट्रल के बगल में आप ये वाला स्ट्रक्चर जो है ऑलरेडी बना के रख लीजिएगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको स्ट्रक्चर के जो पॉइंट्स लिखने हैं वो सब आपको ध्यान में रहेंगे। पहले पढ़ लेते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है कि सिट्रल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ द एसाइक्लिक मोनोटर्पिनॉइड्स। ए साइक्लिक है, ए साइक्लिक आपको दिख ही रहा है, यहाँ पर कहीं पर भी कोई आपको रिंग स्ट्रक्चर जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये ए साइक्लिक मोनोटर्पिनॉइड है। इट इज एन ऑयली लिक्विड विद द स्मेल ऑफ लेमन्स। इसमें ये एक ऑयली लिक्विड है, लेमन्स की स्मेल होती है। अकर्स टू एन एक्सटेंट ऑफ 60 to 80% इन लेमन ग्रास ऑयल, और ये लेमन ग्रास ऑयल में इतना 60 to 80% पाया जाता है। फिर आइसोलेशन है इसका। देखो आइसोलेशन भी मैं आपको सेपरेट एक बता चुकी हूँ, तो यहाँ पर तो मैंने बहुत शॉर्ट में ही लिख दिया है। तो अगर आ जाए कि आइसोलेशन ऑफ सिट्रल भी आपको देना, तो जो मैंने आइसोलेशन वाला मेथड करवाया हुआ है तो बस वहां पर ऑयल, जो जिस मैंने बताया था वहां पर कि इसेंशियल ऑयल से हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ पर जो हमारा इसेंशियल ऑयल हो जाएगा वो लेमन ग्रास ऑयल होगा। तो आप अपने हिसाब से वहां से नोट्स को बनाकर आप अपने अकॉर्डिंग उस आइसोलेशन को बड़ा करके भी लिख सकते हैं। यहाँ पर तो मैंने बहुत शॉर्ट में करा दिया है। तो आइसोलेशन पूछा हुआ भी है इसका एग्जाम में, तो आप खुद से वहां पर अगर आपको बड़ा करके लिखना है, मतलब आपके पास टाइम है और आपको लॉन्ग क्वेश्चन की तरह लिखना है, तो आप वहां लिख सकते हैं। सिट्रल इज आइसोलेटेड मेनली फ्रॉम द लेमन ग्रास ऑयल। तो ये लेमन ग्रास ऑयल से हम इसको आइसोलेट करते हैं। द ऑयल इज ट्रीटेड विद सोडियम बाइसल्फाइड सोल्यूशन। व्हेन क्रिस्टलाइन सिट्रल बाइसल्फाइड डेरिवेटिव इज ऑब्टेन्ड। तो उस ऑयल को हम क्या करते हैं, सोडियम बाइसल्फाइड सोल्यूशन के साथ ट्रीट करते हैं, जिससे हमें क्या मिलता है, एक बाइसल्फाइड डेरिवेटिव मिलता है। तो दिस डेरिवेटिव ऑन हाइड्रोलिसिस विद सोडियम कार्बोनेट गिव्स सिट्रल। और ये डेरिवेटिव क्या करता है, सोडियम कार्बोनेट के साथ हाइड्रोलिसिस कराने पर हमें सिट्रल देता है। अब हम आते हैं इसके कॉन्स्टिट्यूशन पर, और यही कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एग्जाम में पूछा जाता है। तो या तो कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से आ सकता है या स्ट्रक्चर इलिसिडेशन। इसका मतलब होता है कि हम सिट्रल का स्ट्रक्चर कैसे पता लगाएंगे। देखो यहाँ पर जो मैंने बना दिया है ये तो हम पता लगा चुके हैं, तो इसी स्ट्रक्चर को हमें दिखाना है, शो करना है कि हम इस स्ट्रक्चर तक पहुंचे कैसे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास स्टार्टिंग में सिर्फ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में सिर्फ हमें एलिमेंट्स पता लगते हैं, एलिमेंटल एनालिसिस की जाती है, मॉलिक्यूलर भी डिटर्मिनेशन किया जाता है, इसके लिए भी डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स यूज होते हैं। तो उनकी हेल्प से हमें ना सिट्रल का जो है या किसी भी कंपाउंड का सिर्फ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारे पास होता है। उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से हम स्ट्रक्चर कैसे बताएंगे, बस यही सब कुछ हम इसके कॉन्स्टिट्यूशन में या स्ट्रक्चर इलिस्ट्रेशन में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंटल एनालिसिस, जब हमने इसकी एलिमेंटल एनालिसिस की जिसमें हम एलिमेंट्स का पता लगाते हैं कंपाउंड में, एंड मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन, ये सारे मेथड्स आपने कभी 12th क्लास में पढ़े हुए भी होंगे। द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सिट्रल इज फाउंड टू बी C10H16O, यानी इसमें 10 तो कार्बन है, 16 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। ठीक,
तो एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें मालूम पड़ गया। फिर हम ये पता लगाते हैं कि कहीं कंपाउंड में कोई डबल बॉन्ड तो नहीं है, तो प्रेजेंस ऑफ टू डबल बॉन्ड्स। और अगर हमें ये पता लगाना है टू डबल बॉन्ड्स है या नहीं, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, citral reacts with bromine to form a tetrabromide derivative. Similarly, it adds two molecules of hydrogen in the presence of palladium to form tetrahydrocitral. These reactions indicate the presence of two double bonds in citral. देखो, डबल बॉन्ड का पता लगाने के लिए या तो हम कंपाउंड का हाइड्रोजनेशन करा दें। हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। डबल बॉन्डेड कंपाउंड क्या होते हैं, जनरली एडिशन रिएक्शंस देते हैं। तो या तो हम हाइड्रोजन का एडिशन करा दें या हम ब्रोमीन का एडिशन करा दें, तो उससे हमें यह मालूम पड़ता है कि कंपाउंड में हमारा डबल बॉन्ड है या नहीं है। अब देखो कैसे, ये हमारे पास सिट्रल था, ठीक है, हमने इस सिट्रल में क्या करा, इसमें ब्रोमीन को ऐड कर दिया। ब्रोमीन को ऐड करने से हुआ क्या कि जो, अब आप देख रहे हैं यहाँ पर जो स्ट्रक्चर मैंने बना रखा है, आप देख रहे हैं यहाँ पर दो डबल बॉन्ड है, एक यहाँ पर डबल बॉन्ड है और एक डबल बॉन्ड यहाँ पर है। तो ये तो हमने बाद में पता, मतलब पता लगा चुके हैं हम तो ऑलरेडी, अब हम उसको प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। तो दो डबल बॉन्ड है, तो इसका मतलब क्या हुआ होगा कि जब हम इसका ब्रोमीन के साथ एडिशन कराएंगे तो ब्रोमीन क्या करेगी, इन दोनों कार्बन पर जाकर, देखो डबल बॉन्डेड कंपाउंड क्या होते हैं, ये हमारे पास एक डबल बॉन्ड कंपाउंड है, ठीक है। अगर सपोज हमने इसकी ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करा दी, तो कंपाउंड क्या बनता है, इस तरह से हो जाता है ये, एक ब्रोमीन एक कार्बन पर जुड़ जाती है और दूसरी ब्रोमीन दूसरे कार्बन पर जुड़ जाती है, तो डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड बन जाता है और ये दोनों ब्रोमीन जो है दोनों कार्बन पर, एक इस कार्बन पर और एक इस कार्बन पर ऐड हो जाएगी। ठीक यही रिएक्शन हम हाइड्रोजन के साथ भी शो कर सकते हैं। तो अगर मैं इस ब्रोमीन की जगह हाइड्रोजन ले लूं, तब क्या होगा, इस ब्रोमीन की जगह एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा और यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन आ जाएगा, मतलब डबल बॉन्ड, जो कार्बन डबल बॉन्ड से जो कार्बन अटैच्ड है, बस वहां पर डबल बॉन्ड तो हट जाएगा और उनकी जगह ना, मतलब उन कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी, ठीक। तो ये रिएक्शंस जो होती है डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड ही दे पाते हैं। तो यहाँ पर जब हमने सिट्रल की रिएक्शन कराई तो हमें सिट्रल टेट्राब्रोमाइड मिला। अब आप देखो, अगर हमारे पास सिर्फ एक डबल बॉन्ड था, तो दो ब्रोमीन जुड़ रहे थे या दो हाइड्रोजन जुड़ रहे थे। सबसे पहले हम ब्रोमीन के बारे में ही बात कर लेते हैं कि ये हमारे पास एक डबल बॉन्ड कंपाउंड था और हमने इसमें जब ब्रोमीन जोड़ी, एक मोल लिया हमने ब्रोमीन का, तो हमारे पास क्या बन के आ गया, ये सी और ये भी सी समझ लेते हैं, ये यहाँ पर, तो एक ब्रोमीन तो यहाँ जुड़ी और एक ब्रोमीन हमारी यहाँ जुड़ी, तो ये कंपाउंड हमारा क्या बना, अरे बाप रे कहाँ चल क्यों नहीं रहा, ये, ठीक। तो ये हमारा कंपाउंड बना डाई ब्रोमो, ठीक है। यानी जब एक डबल बॉन्ड होता है और जब ब्रोमीन से रिएक्ट करता है तो वो हमेशा डाई ब्रोमो बनाता है। अब इसने बनाया टेट्राब्रोमाइड, यानी टेट्राब्रोमो कंपाउंड बनाया, तो जाहिर सी बात है इसमें हमारे पास कहीं ना कहीं दो डबल बॉन्ड रहे होंगे। जब दो डबल बॉन्ड रहे होंगे तभी तो टेट्राब्रोमो बनाया कंपाउंड। जैसे कि इसके स्ट्रक्चर में हमें दिखाई भी दे रहा है कि यहाँ पर एक डबल बॉन्ड इधर है और एक डबल बॉन्ड इधर है, तो अगर जब इसकी ब्रोमीन के साथ हम रिएक्शन कराएंगे, एक ब्रोमीन तो यहाँ जुड़ेगा और एक ब्रोमीन यहाँ जुड़ जाएगा, ऐसे ही एक ब्रोमीन यहाँ जुड़ेगा और एक ब्रोमीन यहाँ जुड़ेगा, और ये डबल बॉन्ड जो है यहाँ पर सिंगल बॉन्ड कंपाउंड में, मतलब सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएंगे। तो इस तरह से हम ये इसकी रिएक्शन से पता लगा पाते हैं कि हमारे कंपाउंड की जो जो हमारा कंपाउंड बन के आता है उसके बेसिस पर हम पता लगा पाते हैं कि कितने डबल बॉन्ड है। जैसे यहाँ पर टेट्राहाइड्रोसिट्रल बना और टेट्राब्रोमाइड, ठीक है, चार ब्रोमीन एटम जो है ऐड हो गए और ऐसे ही चार हाइड्रोजन एटम भी ऐड हुए। देखो चार हाइड्रोजन एटम कैसे ऐड हुए, यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन है 16, ठीक है, और जब हम यहाँ पहुंचे तो हाइड्रोजन हो गए 20, तो चार हाइड्रोजन ऐड हुए। तो एक डबल बॉन्ड, ये ध्यान रखना बेटा, एक डबल बॉन्ड पर हमेशा एक ही हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल यानी दो हाइड्रोजन एटम ऐड होते हैं, और इसी डबल बॉन्ड पर हमेशा एक ही ब्रोमीन का मॉलिक्यूल या दो ब्रोमीन एटम जो है ऐड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि टेट्राब्रोमाइड और टेट्राहाइड्रोसिट्रल बना है, इससे हमें मालूम पड़ रहा है कि यहाँ पर दो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड की रिएक्शंस हुई। अब नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ अ एल्डिहाइड ग्रुप। अभी अभी हमने इसके स्ट्रक्चर में देखा, देखो यहाँ पर क्या दिखाया हुआ है, ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, यहाँ पर एक ये एल्डिहाइड ग्रुप भी दिखा रखा है, ठीक। तो अब इसकी प्रेजेंट का कैसे पता लगा रहे हैं, तो सिट्रल फॉर्म्स एन ऑक्साइन विद हाइड्रोक्सिल एमीन एंड रिड्यूसेस फिलिंग सोल्यूशन। देखो एल्डिहाइड ग्रुप की ना कुछ पर्टिकुलर रिएक्शंस होती हैं जो सिर्फ एल्डिहाइड ग्रुप ही दे पाता है, वो कभी भी वहां पर कीटोन की रिएक्शंस नहीं हो पाएंगी। देखो जैसे फेलिंग सोल्यूशन है, फेलिंग सोल्यूशन को रिड्यूस करता है हमारा एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है, ये सी डबल बॉन्ड ओ और ये हमने, ये मैंने एक बॉन्ड एक्स्ट्रा बना दिया,
ठीक है, इस तरह से ये हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है। तो एल्डिहाइड ग्रुप की रिएक्शन जब हम फेलिंग सोल्यूशन से कराते हैं तो ये क्या करता है, इस फेलिंग सोल्यूशन, देखो फेलिंग सोल्यूशन आपने लैब में कभी देखा होगा, आपने कभी लैब में जाके देखना, एक में लिखा होता है फेलिंग सोल्यूशन ए और एक में लिखा होता है फेलिंग सोल्यूशन बी। एक बिल्कुल कलरलेस होता है और एक ब्लू होता है, ब्लू कलर का होता है। जब हम इन दोनों को मिला देते हैं तो फेलिंग सोल्यूशन बन जाता है। तो जब इस फेलिंग सोल्यूशन की रिएक्शन हम किसी ऐसे कंपाउंड से कराएं जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट हो, तो ये एल्डिहाइड ग्रुप क्या करता है, इस फेलिंग सोल्यूशन को रिड्यूस कर देता है क्यूप्रस ऑक्साइड में। मतलब आप कोई एल्डिहाइड ले लीजिए, जैसे आपने बेंजल्डिहाइड ही ले लिया सपोज, उसमें आप एल्डिहाइड तो ग्रुप है ही, आप उसमें फेलिंग सोल्यूशन डालिए और फेलिंग सोल्यूशन डाल के जब आप उसको हीट करेंगे तो आप देखेंगे थोड़ी देर बाद आपको ना एक रेड प्रेसिपिटेट मिलेगा। तो रेड प्रेसिपिटेट मिलने का मतलब है वो फेलिंग सोल्यूशन जो है रिड्यूस हो गया है क्यूप्रस ऑक्साइड में। तो जिससे हमें कंफर्म हो जाता है कि हमारे गिवन कंपाउंड में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये फेलिंग सोल्यूशन वाली रिएक्शंस जो है कीटोन कभी नहीं देते हैं, कीटोन कभी इसे रिड्यूस नहीं करेगा। ठीक है, जैसा फेलिंग सोल्यूशन है वैसा का वैसा ही रहेगा। तो ये जो है डिफरेंशिएटिंग रिएक्शन है कि हमारा जो गिवन कंपाउंड है उसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। फिर देखो एक रिएक्शन लिखिए, सिट्रल फॉर्म्स एन ऑक्साइम विद हाइड्रोक्सिल एमीन। तो देख लेते हैं, अभी देखो ये सी डबल बॉन्ड ओ और ये एच, ठीक है, ये हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है। अगर हम हाइड्रोक्सिल एमीन से रिएक्शन कराएं, देखो हाइड्रोक्सिल एमीन होता है हाइड्रोक्सिल NH2OH, हाइड्रोक्सिल और ये एमीन, इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं, ये भी हाइड्रोक्सिल एमीन है, तो यहाँ पर क्या होता है, ये H2 और O ये वाटर बना के यहाँ से निकल जाते हैं और एक ऑक्साइन फॉर्म होता है। यानी अब क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड NOH और ये H तो ऑलरेडी है, यानी कि ये पूरा का पूरा ग्रुप जाकर इस डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ जाता है, तो ये हमारा ऑक्साइन बनता है। ठीक है, तो ये वाली रिएक्शंस भी हमारे कार्बोनिल कंपाउंड्स की होती है। इसके अलावा क्या है, इट ऑल्सो एड सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम बाइसल्फाइड के मॉलिक्यूल को भी ये ऐड कर लेता है। जैसे ये एल्डिहाइड ग्रुप है और अगर हम इसकी रिएक्शन कराएं NaHSO3 को हम सोडियम बाइसल्फाइड कहते हैं, तो हमारे पास कंपाउंड जो बन के आएगा वो यहाँ पर COH हो जाएगा, ये एक H तो जुड़ा ही हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर SO3Na, तो ये एक एडक्ट बनता है। ठीक है, तो ये सारी रिएक्शंस यहाँ पर शो कर रही हैं। तो दीज रिएक्शंस इंडिकेट दैट इट मस्ट कंटेन एन एल्डिहाइड ग्रुप। तो इन सारी रिएक्शन से हमें क्योंकि ये एल्डिहाइड ग्रुप की पर्टिकुलर रिएक्शन है, करेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन है, तो यहाँ से हमें मालूम पड़ता है कि हमारे कंपाउंड में एल्डिहाइड ग्रुप भी प्रेजेंट है। इसके अलावा और भी रिएक्शंस होती हैं जहां जो हमें ये बताती हैं, देखो वो कौन सी रिएक्शंस है। द प्रेजेंस ऑफ एन एल्डिहाइड ग्रुप इज फर्दर कंफर्म्ड बाय इट्स रिडक्शन इनटू गिरेनियोल प्राइमरी अल्कोहल। यानी एल्डिहाइड ग्रुप का अगर हम रिडक्शन कराएं तो उससे क्या बनता है, हमेशा प्राइमरी अल्कोहल्स बनते हैं। देखो एक रिएक्शन, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया भी था कि अगर एल्कोहलिक ग्रुप है इसको हम ऑक्सीडाइज कराएं तो ये क्या बनाएगा, एल्डिहाइड ग्रुप बनाएगा। एल्डिहाइड ग्रुप को अगर हम ऑक्सीडाइज कराएं तो ये क्या बनाएगा, ये एक एसिड बनाएगा। ठीक है, और ठीक इसका उल्ट, ये तो हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रहे हैं। अगर हम बैकवर्ड डायरेक्शन में चलें, यानी अगर हम एसिड को रिड्यूस करें, रिड्यूस करने का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, अगर हम रिड्यूस करें तो हमें फिर से एल्डिहाइड ग्रुप मिलेगा। एल्डिहाइड ग्रुप को अगर हम रिड्यूस करेंगे तो यहाँ पर तो ये COH है, एल्डिहाइड ग्रुप को अगर हम रिड्यूस करेंगे तो फिर से हमें प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। ठीक है, तो प्राइमरी अल्कोहल से हमें ऑक्सीडेशन से तो एल्डिहाइड मिल रहा है और एल्डिहाइड के रिडक्शन से हमें प्राइमरी अल्कोहल मिल रहा है। तो यहाँ पर हमने रिडक्शन कराया, क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप था तो हमने उसका रिडक्शन करा के देखा और रिडक्शन कराने से हमें यहाँ पर एक प्राइमरी अल्कोहल कैसे मालूम पड़ा, क्योंकि OH जो है सिर्फ एक ही कार्बन एटम से अटैच्ड है। ठीक है, तो जो CH2OH अगर कहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो प्राइमरी अल्कोहल है। CHOH लिखा हुआ है तो इट मीन्स कि वो सेकेंडरी अल्कोहल है, और खाली COH लिखा है तो इसका मतलब वो टर्शरी अल्कोहल है। तो यहाँ पर गिरेनियोल बनता है ये, अगर हम इसको रिड्यूस कराते हैं तो हमारे इस रिडक्शन से अल्कोहल बनता ही है, तो इसलिए हमारा यहाँ एल्डिहाइड कंफर्म होता है, क्योंकि यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल्स बने हैं। तो जो सेकेंडरी अल्कोहल्स होते हैं वो कब बनेंगे, वो सब भी हम मतलब आगे कभी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर एल्डिहाइड से जो है हमें प्राइमरी अल्कोहल्स मिले। ठीक, और अगर हम इसी एल्डिहाइडिक ग्रुप को ऑक्सीडाइज कराएं तो हमें क्या मिल रहा था, तो हमें एसिड मिल रहा था यहाँ पर जाकर। तो जब हमने इसका ऑक्सीडेशन कराया इन प्रेजेंस ऑफ सिल्वर ऑक्साइड तो हमें गिरानिक एसिड मिला। तो ये क्या होता है, ये ऑक्साइड ऑक्सीडाइज्ड हो गया। ठीक है, यहाँ पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है। ठीक, तो उससे क्या होगा, एसिड बना। तो इससे हमें ये कंफर्म हो रहा है कि हमारा ये एल्डिहाइडिक ग्रुप है, क्योंकि वो रिडक्शन पर एल्कोहल दे रहा है और ऑक्सीडेशन पर वो एसिड दे रहा है। तो ये सब रिएक्शंस भी जो है कंफर्म करती हैं कि हमारा गिवन कंपाउंड जो है वो
उसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है, और एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट तो है ही, साथ ही साथ जब हम इसको ऑक्सीडाइज कराएंगे तो हमें सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम का एसिड यहाँ पर मिल रहा है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ भी है, एंड बाय इट्स ऑक्सीडेशन इनटू ग्रेनिक एसिड विच कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। जब हमें सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम का एसिड मिल रहा है तो इट मीन्स कि वो एल्डिहाइड ग्रुप ही हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रेजेंस ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइडिक ग्रुप। अब एल्डिहाइड ग्रुप तो हमें मालूम पड़ गया, पर ये कह रहे हैं कि उसमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड ग्रुप भी है। तो देखो ये एल्डिहाइड ग्रुप तो मैंने आपको दिखाई दिया, ठीक है। फर्स्ट एल्डिहाइड ग्रुप से जुड़ा हुआ पहला कार्बन है ये, एक मिनट में पेन चेंज करती हूँ बेटा। पहले कार्बन पर को हम बोलते हैं अल्फा कार्बन, और दूसरे कार्बन को हम बोलते हैं बीटा कार्बन, और ये हमारा है एल्डिहाइडिक ग्रुप। तो अल्फा और बीटा पर क्योंकि डबल बॉन्ड है, यानी कि अनसैचुरेशन है, इसलिए हम इस कंपाउंड को बोलेंगे, ये पूरा कंपाउंड हमारा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स, ठीक है। तो ये हमारा कार्बोनिल कंपाउंड मतलब यहाँ पर जो है वो एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड ग्रुप। तो व्हेन ट्रीटेड विद सोडियम बाइसल्फाइड सिट्रल फॉर्म्स मोनो एज वेल एज डाई बाइसल्फाइड कंपाउंड्स, यानी जो एडक्ट बन रहे हैं वो एज मोनो तो बन ही रहे हैं, साथ साथ वो डाई भी बन रहे हैं जब हम उसको सोडियम बाइसल्फाइड का रिएक्ट करा रहे हैं। और ये रिएक्शन, दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड ग्रुप, और ये कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है अल्फा बीटा, यानी जो भी हमारे एल्डिहाइड ग्रुप अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड ग्रुप होते हैं वो ही ये रिएक्शन दे पाते हैं, बाकी और कोई नहीं देगा, ठीक है। देयरफॉर द एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट इन द सिट्रल शुड बी एन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड ग्रुप, यानी कि ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है ये सिंपल एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है, इसके क्या है यहाँ पर नेक्स्ट कार ये अल्फा और ये बीटा, अल्फा और बीटा पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। इस एल्डिहाइड ग्रुप से अल्फा और बीटा कार्बन पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। एंड प्रेजेंस ऑफ दिस ग्रुप इज फर्दर कंफर्म्ड बाय अल्ट्रावायलेट एब्जॉर्प्शन पीक। लैम्डा मैक्सिमम भी हम इसकी निकाल कर देख सकते हैं, अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी भी इसको कंफर्म कर देती है कि इसकी लैम्डा मैक्सिमम 238 nm पर मिलती है, जिससे हमें कंफर्म होती है क्योंकि ये एल्डिहाइड ग्रुप की पर्टिकुलर पीक है, ठीक है। तो ये एल्डिहाइड ग्रुप में ही होती है, तो इसलिए हमें ये कंफर्म हो गया कि हमारा जो गिवन कंपाउंड है वो जो है ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक। फिर नेक्स्ट आता है इसमें एसाइक्लिक नेचर। एसाइक्लिक अभी मैंने आपको बताया कहीं पर कोई रिंग प्रेजेंट नहीं है। अब कैसे मालूम पड़ी ये बात? सिंस सिट्रल कंटेन्स 2 डबल बॉन्ड्स एंड 1 एल्डिहाइड ग्रुप। देखो अभी अभी हमने इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखा, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था C10H16O, ठीक है। अब ऑक्सीजन से तो हमें कोई अभी मतलब नहीं है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की हेल्प से ये पता लगाना हो कि हमारे गिवन कंपाउंड में रिंग है या रिंग नहीं है, और रिंग है तो कितनी रिंग्स हैं, तो अगर हमें वो पता लगाना हो तो हम कैसे पता लगा सकते हैं? तो हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम C10H16 लिख दे रहे हैं, ठीक। ये जो पॉइंट है ना बेटा एसाइक्लिक नेचर वाला, ये बात मैंने आपको लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से समझाई थी, मैं फिर से एक बार बता दे रही हूँ। तो हम क्या करते हैं, इसका ना फुल्ली सैचुरेटेड पेरेंट हाइड्रोकार्बन फॉर्मूला जो है देख लेते हैं। फुल्ली सैचुरेटेड से कैसे हम पता लगा रहे हैं, देखो द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ इट्स फुल्ली सैचुरेटेड पेरेंट हाइड्रोकार्बन शुड बी C10H22। कैसे आया ये? हमें ये मालूम पड़ा कि इसमें 2 डबल बॉन्ड्स हैं, ठीक है, और यानी मैं इसको 2 डबल बॉन्ड्स को बना ही देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। और एक एल्डिहाइडिक ग्रुप है, और एल्डिहाइडिक ग्रुप में भी तो डबल बॉन्ड होता है, ये H बना देती हूँ मैं, ठीक है। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था कि अगर हमें इस फॉर्मूला को इसके फुल्ली सैचुरेटेड पेरेंट हाइड्रोकार्बन में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, जितने भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं उसके अकॉर्डिंग उसमें हाइड्रोजन ऐड करते चले जाते हैं। और अभी अभी मैंने आपको बताया था कि अगर एक डबल बॉन्ड होता है तो हमेशा उसमें 2 हाइड्रोजन ऐड होंगी। इस डबल बॉन्ड से भी 2 हाइड्रोजन ऐड करेंगे, इस डबल बॉन्ड से भी 2 हाइड्रोजन ऐड करेंगे, और इस डबल बॉन्ड से भी हम 2 ही हाइड्रोजन ऐड करेंगे। तो कुल मिलाकर हम कितनी हाइड्रोजन ऐड करेंगे? 6 हाइड्रोजन जो है ऐड करेंगे। तो इस 16 में अगर हम 6 हाइड्रोजन ऐड कर दें तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? C10H22। जब हमारे पास इसका फुल्ली सैचुरेटेड पेरेंट हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला आ जाएगा तो फिर हम इसके जनरल फॉर्मूला में रखेंगे। मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक टेबल बनवाई थी और उस टेबल में बताया था कि इस वाले फॉर्मूला को
आप उस टेबल में जो जनरल फॉर्मूला दिए हैं उसमें रख के देखिए, और जब आप उसमें रख के देखेंगे तो आपके पास जो भी जिस भी फॉर्मूला में ये वाला फॉर्मूला फिट हो जाएगा, उसी के आगे लिखा हुआ भी है कि वो एसाइक्लिक है कि साइक्लिक है या कितना रिंग स्ट्रक्चर है। तो देखो ये फॉर्मूला फिट हो गया हमारा CnH2n+2 में। कैसे? n की जगह हमें यहाँ पर कार्बन का एटम का नंबर लिखा तो C10 है, तो यानी n की जगह हमें 10 लिखना है, तो 2 × 10 + 2, तो 10 × 2 = 20 और 20 + 2 तो 22 हो जाएगा, तो C10H22। तो यही तो फॉर्मूला यहाँ निकल के आ रहा है। तो ये जो CnH2n+2 फॉर्मूला था, ये किसके लिए था? ये था एसाइक्लिक कंपाउंड्स के लिए। इससे हमें ये मालूम पड़ा कि हमारा जो गिवन कंपाउंड है वो एसाइक्लिक है। ठीक है, फिर हम पता लगाएंगे कार्बन स्केलेटन का, कि कार्बन का स्केलेटन आखिर है कैसा। देखो इसका क्या मतलब हुआ, जैसे कि कार्बन स्केलेटन से भी देखो मतलब होता है जहां पर कार्बन का के बारे में ही पता लगाना है। देखो सपोज हमारे पास एक कंपाउंड है इस तरह से, ये CH2, यहाँ पर अगर डबल बॉन्ड CH2 कर दूं मैं इस तरह से, कुछ इस तरह से कुछ कंपाउंड है, और मैं कोई कहे कि इसका कार्बन स्केलेटन बनाओ, तो मैं क्या बनाऊंगी, मैं इसको ऐसे बना दूंगी, ये ऐसे ये ऐसे। तो ये कुछ एक तरीके से, चाहे डबल बॉन्ड ना ही बनाओ, सिंपल कार्बन दिखाने हैं आपको। कार्बन है तो वो किस तरह से अरेंज हो रखे हैं, बस उनका अरेंजमेंट दिखाना है हमें। तो कार्बन स्केलेटन हमें कैसे मालूम पड़ा? ऑन डिहाइड्रेशन विद KHSO4, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट था, जब हमने इसको डिहाइड्रेट किया। डिहाइड्रेट करने का मतलब है कि हमारा जो भी सिट्रल था उसमें से सिर्फ वाटर का मॉलिक्यूल हम निकाल देंगे। ठीक है, तो सिट्रल गिव्स पैराकाइमीन विच इज वेल नोन एरोमेटिक कंपाउंड। तो पैराकाइमीन जो है वो एक, हम ऑलरेडी उसका स्ट्रक्चर हमें पता है। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिएक्शन सिट्रल शुड हैव फॉलोइंग कार्बन स्केलेटन। तो हमें सिर्फ इस हमने क्या करा, हमारे पास ये स्ट्रक्चर नहीं है सपोज, ठीक है, हमारे पास सिर्फ मॉलिकुलर फॉर्मूला है, हाँ, देखने के लिए, लेकिन कंपाउंड तो दिया ही होगा, कंपाउंड तो मॉलिकुलर फॉर्मूला नहीं हो सकता, कंपाउंड तो नॉर्मल कंपाउंड होगा ही। उस कंपाउंड को जब हमने हीट किया विद KHSO4, तो उसमें से क्या हुआ, डिहाइड्रेट हो गया, वो पानी उसमें से निकल गया। और जो हमारे पास कंपाउंड आया पैराकाइमिन, उसका स्ट्रक्चर हमें ऑलरेडी पता था, तो उसका स्ट्रक्चर हमने देख लिया कि भाई वो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। तो जैसा स्ट्रक्चर ये बन के आया, इसका मतलब जो हमारा गिवन कंपाउंड जिसका स्ट्रक्चर हमें नहीं पता, उसका स्ट्रक्चर भी तो कुछ ना कुछ ऐसा ही रहा होगा। देखो कैसे, सपोज हमारे पास एक साइक्लोहेक्सीन है, ठीक है, ये हमारे पास साइक्लोहेक्सीन होती है, ठीक। साइक्लोहेक्सीन में क्या होगा, यहाँ पर भी CH2, ये भी CH2, ये भी CH2, ठीक है। और अगर हम इसका क्या करें, डिहाइड्रोजनेशन करा दें, यानी इसमें से हाइड्रोजन को निकाल दें। जब हम हाइड्रोजन को निकाल देते हैं तो इससे हमें क्या मिल जाएगी, बेंजीन मिल जाएगी, ये, ठीक। तो अगर मान लो हमें इसका स्ट्रक्चर नहीं पता, स्ट्रक्चर नहीं पता हमें, ठीक है, लेकिन हमें बेंजीन तो वेल नोन कंपाउंड है, सबको पता है बेंजीन का स्ट्रक्चर एरोमेटिक कंपाउंड होता है, तो वो कुछ इस तरह से मिल गया है, तो हम एक अंदाजा लगा लेते हैं कि जो हमारा ये वाला कंपाउंड है उसका स्ट्रक्चर भी कुछ ना कुछ ऐसा होगा, यानी उस वाले इस वाले कंपाउंड में कहीं ना कहीं 6 कार्बन का एक रिंग स्ट्रक्चर जरूर होगा, तभी हमें कुछ कुछ ऐसा मिला। ठीक है, तो वही चीज हमने यहाँ देखी, जब हमें पैराकाइमिन का स्ट्रक्चर ऑलरेडी पता है तो हमने ये अंदाजा लगाया कि फिर तो हमारा सिट्रल का कार्बन स्केलेटन हम बना सकते हैं, बस हमें उसमें यहाँ पर बॉन्ड नहीं बनाना है, इसमें तो पूरा स्ट्रक्चर, क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड है। लेकिन ये तो हम पहले ही पता लगा चुके हैं कि हमारा जो कंपाउंड है सिट्रल, वो एसाइक्लिक है, तो इसका मतलब यहाँ पर कहीं कोई बॉन्ड नहीं है उसमें। ठीक है, तो एक कार्बन स्केलेटन का ना हमें एक आइडिया हो गया, और वो आइडिया कैसे हुआ, क्योंकि हमें पैराकाइमिन का स्ट्रक्चर ऑलरेडी पता था, उससे हमें ये एक आइडिया होगा कि उसका स्ट्रक्चर, हमारे सिट्रल का कार्बन स्केलेटन यानी कार्बन किस तरह से अरेंज है, वो हमें एक तरह से यहाँ पर आइडिया मिल गया। ठीक, नेक्स्ट है फिर हम इसका डिटेल्ड स्ट्रक्चर देखेंगे। अब हमें एक आइडिया तो मिल गया, कार्बन स्केलेटन तो हमने लगा लिया, ठीक है। अब उसमें एल्डिहाइड ग्रुप कहाँ पर है, डबल बॉन्ड कहाँ पर है, वो सब हम कैसे पता लगा रहे हैं। तो सबसे पहले उसके लिए हम क्या करते हैं, और हाइड्रोलिसिस विद पोटेशियम कार्बोनेट सिट्रल गिव्स मिथाइल हैप्टिनोन एंड एस्टल्डिहाइड। तो जब हम इसकी पोटेशियम कार्बोनेट के साथ वो लगा हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तो हमें क्या मिलता है, इसमें मिथाइल हैप्टिनोन और एस्टल्डिहाइड मिल जाता है। तो मिथाइल हैप्टिनोन का स्ट्रक्चर हमें पहले से पता है, और इसमें से एल्डिहाइड जो है वो अलग हो गया। भाई ये दोनों कंपाउंड बने किसमें से, इस सिट्रल में से तो निकल के आए हैं। तो सिट्रल ने मिथाइल हैप्टिनोन दिया, उसका स्ट्रक्चर भी हमें ऑलरेडी पता है, तो हमें यहाँ से देख के कुछ कुछ आइडिया हुआ कि हाँ भाई ये जो हमारा स्ट्रक्चर यहाँ बन के आया, कुछ कुछ ये वाला स्ट्रक्चर ना सिट्रल में भी रहा होगा। और मिथाइल हैप्टिनोन में 2 कार्बन कम होते हैं सिट्रल से, 2 कार्बन कम होते हैं सिट्रल से, क्योंकि वो दोनों कार्बन यहाँ एस्टल्डिहाइड के रूप में निकल चुके हैं। तो अगर हम इन दोनों को आपस में जोड़ दें
उससे क्या मिल जाएगा, हमें सिट्रल मिल जाएगा, सिट्रल का स्ट्रक्चर हमारे पास एक आ जाएगा। ठीक, तो सिंस सिट्रल कंटेन्स 2 कार्बन एटम्स मोर देन दोज इन मिथाइल हेप्टेनोन, क्योंकि मिथाइल हेप्टेनोन से 2 कार्बन एटम ज्यादा है, एंड कंटेन्स एन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड ग्रुप, इट शुड हैव द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। तो हमारे पास जो हमारा मिथाइल हेप्टेनोन निकल के आया था वो कुछ कुछ ये था। अब ये कहा गया कि इससे 2 स्ट्रक्चर ज्यादा है और एक एल्डिहाइड ग्रुप भी प्रेजेंट है, तो भाई ये तो है ही, इसमें 2 कार्बन है एक्स्ट्रा, एक कार्बन CH3 के साथ जुड़ा हुआ है और एक कार्बन एल्डिहाइड के साथ तो है ही। और यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ पर डबल बॉन्ड भी कहीं ना कहीं आया हुआ है, तो हो सकता है कहीं ना कहीं ये जो है ना इस तरह से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर CH हो जाएगा और यहाँ पर हम इसको CHO कर देंगे। तो इस तरह का कुछ कुछ स्ट्रक्चर जो है हमारे दिमाग में बैठ जाएगा कि हाँ भाई कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है निकल के आया। तो बस वही हमने यहाँ पर इसको दिखा दिया कि ये CH बना दिया और ये CHO। तो इतना पोर्शन अगर हम अलग कर दें, यहाँ पर ऑक्सीजन लगा दें और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लगा दें, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये मतलब अलग कर दिया जाएगा, तो मिथाइल हेप्टेनोन अलग बन जाएगा और एस्टल्डिहाइड जो है वो अलग बन जाएगा। ठीक, तो ये हमारा कंपाउंड जो है हमने प्रूव कर दिया कि हमारा स्ट्रक्चर कुछ कुछ ऐसा होता है। अब जो ये रिएक्शन बनी हुई जो हमने अभी पहले डिस्कस करी कि कैसे हेप्टेनोन बना होगा, वो भी हम इसमें देख लेते हैं। तो द फॉर्मेशन ऑफ मिथाइल हेप्टेनोन एंड एस्टल्डिहाइड on treatment with K2CO3 is actually due to the cleavage of alpha beta double bond, and this cleavage by an alkaline reagent is a general characteristic of alpha beta unsaturated oxo compounds। तो देखो जब हमने इसको K2CO3 के साथ हाइड्रोलिसिस कराया तो इसमें क्या हुआ, जो ये अल्फा बीटा, ये पोजीशन हमारी अल्फा है और ये पोजीशन बीटा है, तो अल्फा बीटा डबल बॉन्ड यहाँ पर टूटा होगा। ठीक है, और जब वो टूटा होगा तो हम क्या जोड़ रहे हैं इसमें, हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, तो एक तरफ तो 2 हाइड्रोजन। अब मैं पूरी मैकेनिज्म नहीं बता रही हूँ बेटा, तो सिर्फ सिंपल आपको समझाना चाह रही हूँ कि मैकेनिज्म अगर मैं हर रिएक्शन की बताऊंगी तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। और यहाँ पर उस वाटर में से सिर्फ ऑक्सीजन गया है, इधर की हाइड्रोजन आई है। ऐसा नहीं है कि वाटर H2 और O में टूट गया है, वो पूरी मैकेनिज्म होती है, वो कैसे होती है वो मैं नहीं बताने जा रही हूँ उसमें। ठीक है, क्योंकि वो काफी लंबी होगी, तो मैं आपको सिर्फ एक हिंट दे रही हूँ किस तरह से रिएक्शन हुई है कि यहाँ पर ये बॉन्ड टूटा और एक तरफ हाइड्रोजन जुड़ा और एक तरफ ऑक्सीजन जुड़ी, तो इसका क्या बन जाएगा, ये तो CH3 CHO में चेंज हो गया। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, ये C डबल बॉन्ड O में चेंज हो गया। तो इस तरह से ये मिथाइल हेप्टेनोन में और एस्टल्डिहाइड में टूट गया सिट्रल जो है हमारे, जब मतलब जब हमने उसकी हाइड्रोलिसिस कराई। और इस टाइप की जो रिएक्शंस होती है वो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसकी, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स की। ठीक है, तो ये हम बता रहे हैं यहाँ पर कि कैसे यहाँ पर मिथाइल हेप्टेनोन और एस्टल्डिहाइड बना हमारा। ठीक, फिर द अबव स्ट्रक्चर ऑफ सिट्रल एक्सप्लेन्स इट्स ऑक्सीडेशन बाय एल्कलाइन KMnO4 फॉलोड बाय क्रोमिक एसिड yielding लिविलिनिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड एंड एसीटोन एज गिवन बिलो। अब जब हमारे पास सिट्रल का स्ट्रक्चर आ गया तो हमने इसकी और भी रिएक्शंस करवा के देखी, और जब हमने और सारी रिएक्शंस कराई तो जो जो कंपाउंड हमें मिले, भाई हमने तो सिंपल सिंपल रिएक्शन कराई, फिर हमें लास्ट में क्या है, ये कंपाउंड्स मिले हैं। ठीक है, और ये कंपाउंड्स कैसे मिले, ये कंपाउंड सारे सिट्रल में से ही निकल के आए हैं, तो वो किस तरह से निकले होंगे तो वो हम यहाँ पर बता सकते हैं। जैसे जब हमने इसको एल्कलाइन KMnO4 के साथ रिएक्ट कराया तो इसने क्या करा, एल्कलाइन KMnO4 क्या करता है, डबल बॉन्ड को हाइड्रोक्सिलेट करता है। यानी कि अगर हमारे पास ये एक डबल बॉन्डेड कंपाउंड है, ठीक है, इसकी हम रिएक्शन कराएं एल्कलाइन KMnO4 के साथ, तो ये क्या करेगा, ये कुछ इस तरह से रिएक्शन दे देगा, मतलब एक OH यहाँ लग जाएगा और एक OH यहाँ लग जाएगा। एल्कलाइन KMnO4 क्या करता है, डबल बॉन्ड को हाइड्रोक्सिलेट करता है, तो इसने यही किया, ये यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड था इसको हाइड्रोक्सिलेट किया, यानी अब ये सिंगल बॉन्ड बनेगा, इधर एक OH जुड़ेगा और इधर की साइड एक OH गया, तो बस वही हमने यहाँ दिखाया, एक OH यहाँ जोड़ दिया और एक OH यहाँ जोड़ दिया। ठीक, उसके बाद इस क्रोमिक एसिड का रिएक्शन कराई गई, जो हमारा गिवन कंपाउंड, जो हमारा कंपाउंड बना उसकी रिएक्शन जब हमने क्रोमिक एसिड से कराई, और क्रोमिक एसिड तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो क्या करता है, वो इस जहां पर ये हमने येलो कलर की लाइन खींची हुई ना, यहाँ से ये बॉन्ड क्लीवेज हो जाएगा, ऐसा ही एक बॉन्ड क्लीवेज यहाँ से होगा और एक बॉन्ड क्लीवेज जो है इधर से हो जाएगा, ये बॉन्ड टूटेगा और ये बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, टूटा मतलब इसमें एक्चुअल में, तो उसमें क्या हुआ, जो ये एल्डिहाइड ग्रुप था, क्योंकि क्रोमिक एसिड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो एल्डिहाइड ग्रुप से को एसिड ग्रुप में चेंज कर देगा। और ऐसे ही यहाँ पर एल्कोहलिक ग्रुप है, इस एल्कोहलिक ग्रुप को भी उसने एसिड ग्रुप में चेंज कर दिया, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर ऑक्सैलिक एसिड मिला। ठीक है, तो देखो एक बार फिर से देख लेते हैं इसको, यहाँ पर हुआ क्या कि इस क्रोमिक एसिड ने क्या करा, ये क्लीवेज यहाँ करा। ठीक है, तो इस वाले ग्रुप से COH मिला, तो वो जो है मैंने यहाँ बना दिया। ठीक है, और ये
इस वाले ग्रुप से भी हमें COH मिला तो वो मैंने यहाँ बना दिया। यानी अल्कोहलिक ग्रुप और एल्डिहाइड ग्रुप दोनों एसिड ग्रुप में चेंज हुए तो हमें ऑक्सैलिक एसिड मिला, ठीक है। और ये क्लीवेज तो हुआ ही हुआ है, तो यहाँ पर भी ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये भी कीटोनिक ग्रुप में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो ये यहाँ पर कीटोनिक ग्रुप में ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक। फिर एक क्लीवेज हमने यहाँ भी दिखाया हुआ है, तो क्या हुआ, ये वाला जो ग्रुप है यानी ये भी जो हाइड्रोकार्बन का पार्ट है ये भी एसिड में चेंज हो गया, तो ये एसिड यहाँ पर हो गया, हमने कर दिया इसको, ठीक है। और ये पूरा पोर्शन जो नीचे वाला पोर्शन है भाई ये भी ऑक्सीडाइज होगा, तो ये कीटोनिक ग्रुप में ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक। तो इससे हमें एसीटोन अलग हो गया, लिविनिलिक एसिड अलग हो गया और ऑक्सैलिक एसिड इससे अलग हो गया। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं ये सारी रिएक्शन को, कि जब हमने रिएक्शन करवा के देखी, जब हमारे पास स्ट्रक्चर भी नहीं था सिट्रल का, बस हमें क्या मालूम पड़ा कि उससे हमें लिविलिनिक एसिड मिला, ऑक्सैलिक और एसीटोन, जब हमने उसका ऑक्सीडेशन कराया विद एल्कलाइन KMnO4 एंड क्रोमिक एसिड। फिर अगर हम इन स्ट्रक्चर को आपस में जोड़े तो कुछ कुछ हमें फिर मतलब उनको हमने फिर इस तरह से एनालाइज किया कि हम एक आइडिया ले पाए सिट्रल का। तो ये सारी रिएक्शंस जो हैं सिट्रल के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करती हैं, ठीक है। और फिर फाइनली हम इसको क्या करेंगे, इसकी जो सिंथेसिस होगी बेटा, उसकी जो इसको सिंथेसाइज करके देखते हैं सिट्रल को, फिर हम लैब में सिंथेसाइज करके देखते हैं, तो उसकी सिंथेसिस से भी हम इसको कंफर्म कर देते हैं। जो भी हम इसके स्ट्रक्चर जो भी इसका स्ट्रक्चर निकल के आया, तो इसके स्ट्रक्चर को अगर हमें एक्सप्लेन करना है पूरा, तो फिर हम लास्ट में हम जब हम ये सारे रिएक्शंस करा लेंगे तो फिर फाइनली इसको सिंथेसाइज करते हैं। और सिंथेसाइज होने के बाद मतलब जब ये आ जाता है हमारे पास सिट्रल, तो फिर स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प से हम पता लगा लेते हैं कि हमारा ये कंपाउंड भाई सिट्रल ही बना है, ठीक है। तो वो सिंथेसिस तो मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी, क्योंकि काफी लंबा वीडियो हो जा रहा है उससे। तो आज के लिए तो मैं इसको यहीं पर छोड़ दे रही हूँ कि तो मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाह रही थी बेटा, जो भी ये रिएक्शंस मैंने आपसे डिस्कस किए हैं, कोई भी अगर आपके पास कंपाउंड हो, अगर आपके पास उसका स्ट्रक्चर पता है, जैसे हमें यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर गिवन है, तो इस स्ट्रक्चर में अगर आपको मान लीजिए एकदम ही अननोन कंपाउंड सा मतलब ऐसा कंपाउंड आ जाए जिसका सिर्फ स्ट्रक्चर पता है लेकिन आपने उसका कॉन्स्टिट्यूशन याद ही नहीं किया, तो मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाह रही थी कि वो थोड़ा बहुत ना आप अपने आप से भी लिख सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए ये स्ट्रक्चर था, तो आपको पता है इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, 2 डबल बॉन्ड है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर ऐसा कैसे निकल के आ रहा होगा, तो क्योंकि उसने पैराकाइमीन दिया, तो एल्डिहाइड ग्रुप की रिएक्शंस क्या होती हैं, डबल बॉन्ड की रिएक्शंस क्या होती हैं, तो ये सब आप कुछ 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 कीजिए ना, अपने मन से भी बना के लिख सकते हैं, अगर आपने जनरल मेथड्स वाला वीडियो जो इससे पहले मैंने डाला था अगर आपने वो देखा हो तो। और बाकी तो आप क्योंकि साथ साथ पढ़ेंगे ही, तो भाई थोड़ा बहुत तो याद करना भी पड़ेगा आपको, ठीक है। जैसे ये स्ट्रक्चर, भाई स्ट्रक्चर कैसे निकल गया है, कार्बन स्केलेटन कैसे निकल के आता है, वो सब आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। मतलब मैं आपको समझाना चाह रही थी कि अगर एक बार के लिए नहीं भी याद है ना, तो आप अपने मन से भी उसको बना सकते हैं। जब आप बहुत सारे स्ट्रक्चर पढ़ लेंगे ना, तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको किस किस कंपाउंड में क्या क्या लिखना है, क्योंकि अभी तो ये पहला कंपाउंड आया है। जब आगे जाके और टर्पिनॉइड्स पढ़ेंगे, एल्कलॉइड्स पढ़ेंगे, स्टेरॉइड्स पढ़ेंगे, तो उनमें तो बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, तो फिर वो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो अगर आपको हर पर्टिकुलर कंपाउंड के फंक्शनल ग्रुप की या उसके डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के लिए कौन कौन सी रिएक्शंस हम यूज करते हैं, उसके ऑक्सीडेशन से नॉर्मली क्या होता है, रिडक्शन से क्या होता है, तो अगर आपको ये सब बेसिक चीजें पता होंगी ना, तब आप किसी भी कंपाउंड का केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हो, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। इसका सेकंड पार्ट, अभी सिट्रल का सेकंड पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।